ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रकांत ओझा अपने YouTube चैनल पंडित ओझा बाबा ज्ञान मंदाकिनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय श्री राम मित्रों। पिछले जो वीडियो में जो बात थी उसको आगे बढ़ाते हुए उसी को आगे बढ़ाते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। आपत्तियों को हरने वाले तथा सब प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाले लोकाभिराम भगवान राम को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। मित्रों, पिछले अंक में जो मैंने अंक ज्योतिष की बात शुरू की थी और कीरो की जो किताब थी वहां से मैंने उसको समाप्त किया था कि कीरो ने क्या लिखा है भगवान के बारे में, 9 अंक की क्या महिमा बताई है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए इस अंक में जो है मैं आपको अब आगे उसको विस्तार करते हैं कि मित्रों, अंक ज्योतिष से मेरा पहला परिचय कीरोज बुक ऑफ नंबर्स जो तारापुर वाला एंड सन बॉम्बे से छपी थी से हुआ था। ये करीब 1984-85 की बात है, जब मैं हाई स्कूल पास ही किया था। उस समय ये किताब मेरे हाथ में लगी थी और ये किताब है, देखिए पुरानी किताब है ये, इसकी भी कहानी बताएंगे आपको आगे। ये देखिए, तो ये किताब जो थी कीरो की, ये किताब मेरे पिताजी जब बॉम्बे गए थे, वो उनके कान में कुछ खराबी थी, उसको दिखाने बॉम्बे गए थे टाटा मेमोरियल में, तब वहां से वो लाए थे। तो घर में पड़ी थी, तो वो अचानक उस समय मेरे हाथ में लग गई थी। जब सब संजोग होते हैं, जब जिसको जो चीज़ मिलनी होती है, वो ये किताब, तो वो किताब मेरे पास थी और अचानक ये लगी थी 1984-85 में, जैसा मैंने पहले बताया। तो लेकिन उस समय तक मेरी दीक्षा जो है, जो मेरे गुरुदेव थे, वो मुझे ज्योतिषी पराशी ज्योतिष में कर चुके थे। लेकिन अंक ज्योतिष जो है वो काफ़ी आसान होती है और जो मेरी उम्र थी उसमें उसको पढ़ना समझना काफ़ी आसान होता है। और उसमें क्या होता है, कम समय में भी सीख कर आदमी फल कथन कर सकता है। और एक जब यंग बच्चा होता है ना, तो सोचता है कि भाई कोई ऐसा चीज़ आगे को बता दे दूसरे वालों को कि वो थोड़ा चमत्कृत हो जाए, थोड़ा उसके प्रभाव में आ जाए, या उसकी बड़ाई करे, तारीफ करे, ये भावना होती है। तो फल कथन करके दूसरों को चमत्कृत आश्चर्य में डाला जा सकता था। ये अंक ज्योतिष में ऐसी चीज़ थी। इस कारण अंक ज्योतिष में मेरी रुचि काफ़ी बढ़ गई, जिसमें कीरों की इस किताब का बहुत योगदान है। मतलब ये किताब का बहुत योगदान था। उस समय मेरे हाथ में लगी और मैं उधर प्रवृत्त हुआ। उस समय मेरे मित्रों में, उस समय जो जीएससी बस्ती में जब पढ़ते थे 84-85 में, तो एक मेरे मित्र विनोद पांडे जी, और जो इसमें लखनऊ में है, सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, और एक और थे भैया राजेश पांडे जी। ये जो हमारे रिश्ते में फुफेरे भतीजे लगते थे, मतलब हमारी बुआ के भतीजे थे। तो ये वो भी पढ़ते हैं 83 में। तो ये जब दोनों लोग आते थे तो उस समय मतलब ये किताब से हम लोग उस पर काफ़ी अंक ज्योतिष पे डिस्कस करते थे और क्या गुण है, क्या है, ये सब चीज़ें। तो ये भैया भी जो हैं, इस समय वो भी एडवोकेट हैं, टैक्स के एडवोकेट हैं गोरखपुर में, राजेश पांडे जी। तो हम लोग इस किताब को पढ़ते थे, अपनी जन्म तारीख के अनुसार क्या गुण है, क्या दोष है, उस पर काफ़ी चिंतन मनन किया जाता था। मेरे विचार से पहले 14-15 वर्ष के बालक को अंक ज्योतिष का अध्ययन कराना चाहिए। मतलब शुरुआत में अगर बालक, अगर उसको ज्योतिष सीखना है तो उसको अंक ज्योतिष जरूर सिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्टिंग होता है और उसकी रुचि बढ़ती है। उसमें भी ग्रहों के गुण दोष बताए जाते हैं अंकों के माध्यम से। और आगे जब वो ज्योतिष सीखेगा तो जो उसके ज्योतिष के गुण रहस्य होते हैं, तब उसको यहाँ पे काम आता है इसका, क्योंकि वो तब उसका परिचय हो जाता है ग्रहों से। इसी कारण मैंने अपनी बिटिया को पहले अंक ज्योतिषी सीखने के लिए प्रेरित किया कि उसकी रुचि अगर इसमें जमेगी तभी आगे वो हस्तरेखा और ज्योतिष के गुण रहस्यों को सीख पाएगी। और मेरा बालक भी अगर सीखना चाहेगा तो पहले वो अंक ज्योतिष ही सीखेगा।
तब वो और चीज़ों को सीखेगा, क्योंकि ये चीज़ें आसान होती हैं। अब अपनी अपनी रुचि की बात है। तो कीरो की यह किताब, जो ये किताब है मित्रों, अब मैं इसका थोड़ा रहस्य बता रहा हूँ कि ये वो किताब नहीं है जो मेरे पिताजी लाए थे मित्रों। ये जो किताब है, ये वो किताब नहीं है जो मेरे पिताजी लाए थे। ये किताब मैंने दोबारा 2001 जुलाई में, जब मैं मुंबई गया था घूमने अपने भांजे के पास, तब वहाँ पे छत्रपति शिवाजी जो सीएसटी बोलते हैं उस स्टेशन के पास जो है, आगे जब मैं घूम रहा था तो फुटपाथ पे पुरानी किताबें को पड़ी थी बेच रहे, मतलब तो मुझे किताबों का शौक था ही। तो 2001 जुलाई में तो वो जो पुरानी किताबें जो लोग बेच रहे थे वहाँ से मैंने ये किताब ली थी। उस समय इसका दाम जो था पुरानी किताब का, तो बहुत महंगी किताब थी, लेकिन 25 रुपए में फिर मुझे ये किताब मिली थी। ठीक है, तो ये दोबारा मुझे ये किताब लेनी पड़ी। पहली किताब क्या हुई मैं बता रहा हूँ आपको। वो पिताजी की किताब को मैंने अपने एक भांजे को दिया था। देखिए अब यहाँ भी एक भांजा आ गया। तो वो भांजा जो था वो मुझसे उम्र में बड़े थे, और गोरखपुर में उस समय वो, मतलब 1985 की बात है, तो मैं गोरखपुर में इंटर कर रहा था। तो वो एमजी डिग्री कॉलेज से बीएससी कर रहे थे गुट्टन जी। उन्होंने ये किताब मुझसे ली थी, उनको मैंने दिया था। और जो मेरा घर है गोरखपुर का, खानदानी घर है, ओझालों का जो घर है, जो रंगनाथपुर का जो मोहल्ला है उसमें हम लोग का जो घर है, वो करीब इस समय 100 साल हमको लगता है, उस समय 1926 लिखा था, मतलब 100 साल के आसपास या उससे अधिक का वो पुराना घर है। उस वक्त तो उस समय मतलब करीब 5 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे। काफ़ी मतलब एक्सटेंडेड ज्वाइंट फैमिली से कहते हैं, मतलब उस प्रकार का वो फैमिली था उस समय। अब तो काफ़ी कम लोग इसमें रहते हैं। मैं भी अब कुछ सालों से लखनऊ ही बस गया हूँ। तो वो जो मेरे भांजे थे गुटुन जी, तो जो मेरी बहन चचेरी, उनके बड़े लड़के थे और वो बीएससी कर रहे थे वहाँ से। अब वो इस दुनिया में नहीं है, मतलब भगवान के हो गए, कोरोना में मतलब वो नहीं रहे, और कोरोना ने उनकी ज़िंदगी मतलब उसकी वजह से वो भगवान को प्यारे हो गए। और करीब करीब हर परिवार खानदान से कोई न कोई रिश्तेदार अपनों ने कोरोना में जीवन को खोया है। और उनके जो मम्मी पापा थे भूपेंद्र जी के, वो हैदराबाद में रहते थे, और वो बेचारे जो है वो विशाखापत्तनम में जॉब करते थे। और ये जो किताब थी कीरो की, तो भाई अब ज्योतिष की किताब थी, मैं उनको देना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने जो है, पहले क्या होता था कि भाई कोई किताब लेता देता है तो कहता भैया ये ले लो, ये किताब ये दे दो। तो उन्होंने मुझसे फिर एक्सचेंज किया, कहा कि भैया तुम जो है, उन्होंने मुझे पुरानी केमिस्ट्री किताब थी बहल एंड बहल, हाँ बहल एंड बहल की किताब थी केमिस्ट्री की, वो मुझे दे दी, और मुझसे वो कीड़े वाली किताब मेरे जो पिताजी वाली उन्होंने ले ली। ठीक है, एक्सचेंज ऑफर में। तो वो शायद यादगार के तौर पे, क्योंकि गोरखपुर में उनका मतलब बीएससी करने के बाद वो फिर अपना हैदराबाद चले गए थे, तो वो यादगार के तौर पर ही वो किताब को लिए थे कि भाई आपकी याद रहेगी, ऐसा करके उन्होंने वो किताब ली थी। यही उनकी मंशा रही होगी। तो मैंने कीरो की किताब कई दफ़ा पढ़ ली थी, और गोरखपुर आते ही मैंने करीब 250-300 रुपए की पुस्तकें रंजन पब्लिकेशन से मनी ऑर्डर के द्वारा डीटीपी से मंगाई थी। मतलब उस समय जब जैसे ही मैं गोरखपुर आया 85 में, तो तुरंत, अब मुझे तो सब आइडिया हो गया था किताब उताब, तो मैं तुरंत रंजन पब्लिकेशन का पता था किताब में, तुरंत मैंने ऑर्डर किया। जो पैसे बचाए थे मुझे याद आ रहा है 250-300 रुपए थे, तुरंत मैंने किताब मंगाई। और मेरे घर के पास में घोष कंपनी में प्रधान डाकघर था उस समय, तो मैंने वहाँ से तुरंत मनी ऑर्डर कर दिया। और जो मैंने किताबें मंगाई थी उस समय, तो उसमें 3-4 किताबें अंक ज्योतिष की थी और कुछ प्रश्न ज्योतिष की थी। उसमें जो है एक किताब आज भी मेरे पास है, और कुछ किताबें तो भाई क्या होता है, इतनी समय काफ़ी हो गया तो कई लोग मांग के ले जाते थे, या कोई हित मित्र परिचित लोग ले जाते थे, दिए या नहीं दिए, लेकिन एक किताब मेरे पास है उस समय की, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये किताब जो है, देखिए बहुत दिन से मैंने संभाल के रखा हुआ, 85 से ही इसको। तो ये देखिए, ये किताब है लक्ष्मी नारायण शर्मा जी की किताब है। ठीक है, ये किताब लक्ष्मी नारायण शर्मा जी की है, जो मैंने मंगाई थी 1985 में, और तब से मेरे पास है।
और लक्ष्मीनारायण शर्मा जी ने ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, मंत्र तंत्र पे किताबें लिखी हैं। और ये जो है आप ज्योतिष का पाठ्यक्रम चलाते थे उस जमाने में, ये 1980 इसके लिखा हुआ है। और ये जो है ये ये जो है ये माता लक्ष्मी के बहुत बड़े भक्त हैं। देखिए मैंने फोटो भी खत लाया हुआ है। तो ये जो किताब है इनकी, ये बड़ी अच्छी किताब है। इसमें भारतीय पद्धति और पाश्चात्य पद्धति, कीरो और सफेरियल और गर्ग मनोरमा, सारी पद्धतियां इस किताब में दी हुई हैं और उसका कोर्स के रूप में दी हुई है। इसमें प्रश्न भी है, मतलब पाठ्यक्रम रूप में दी। बहुत अच्छी किताब है। तो देखिए मैंने किताब आज तक संभाल के रखी हुई है। और बाद में इसके बाद जो है गोरखपुर में गीता प्रेस के बाद जो वहाँ पे गीता प्रेस है उसके पास में जो है एक हमारे परम मनोज भाई हैं, अभिषेक पुस्तक वाले मनोज भाई जी, उनसे मेरा परिचय हो गया था 1985 में। और तब फिर वहीं से जो पुस्तकें थी ज्योतिष की, अंक ज्योतिष की, उनसे मैं फिर मतलब वो कॉपी करने लगे। और आज तक मुझसे मेरा संबंध बना हुआ है। किताबें मैं कभी कभी लेता हूँ, आज भी अभिषेक के यहाँ से, मनोज भाई से लेता हूँ। और बाद में जो है दिल्ली वाले गोयल जी जो है, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं गोयल जी, तो उन्होंने पूछा कि कौन सी किताबें पास हैं, कौन सी नहीं है। फिर उन्होंने ढेर सारी किताबें मुझे दी। तो धीरे धीरे हर महीने मैं कई किताबें लिया। तो इस प्रकार उन्होंने मुझे काफ़ी मेरी लाइब्रेरी बना दी गोयल जी ने। और उन्होंने काफ़ी पुरानी फोटोकॉपी किताबें जो अब नहीं थी, फोटोकॉपी वाली किताबें मुझे काफ़ी दी हैं। और अब तो सारी किताबें करीब अधिकांश किताबें नेट पे भी हैं। ठीक है। तो वर्तमान में मेरे पास करीब 25-30 या उससे अधिक किताबें हैं अंक ज्योतिष की, और या उससे संबंधित किताबें हैं। लेकिन जो बात कीरो की किताब में है वो बात किसी किताब में नहीं। मतलब जो कीरो ने जो लिखा है वो समझो कि बेस, तो उसको हमेशा बेस बनाना, कीरो किताब को हमेशा बेस बनाना आप। और कीरो की टक्कर की मतलब जैसे कीरो ऐसे सेफेरियल, तो दोनों लोगों की किताबें अंक ज्योतिष सीखने के लिए, उसको प्रैक्टिस में करने के लिए, उसका मतलब व्यावसायिक यूज करने के लिए, तो ये दोनों किताबें सफिशियंट है मेरे हिसाब से। 90% आपको मिल जाता है। और कीरो की किताब जो है वो एक मस्ट रीड किताब है। और कीरो और सेफेरियल मिलाकर 90% ज्ञान अंक ज्योतिष का आपके पास आ जाता है। कीरो की किताब पढ़कर आपको अपने भारतीय होने पर गर्व होगा। जगह जगह कीरो ने भारतीय हिंदू ज्ञान की भूरी भूरी प्रशंसा की है, जिसको मैं पहले भी पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि कीरो ने हर जगह भारतीय ज्ञान की भूरी भूरी प्रशंसा की है। और कीरो भारत आया था, यहाँ से उसने हस्तरेखा और अंक विद्या का गुण अध्ययन किया और पूरे विश्व में उसने अपने ज्ञान को फैलाया। साथ ही पूरे विश्व में भारत की जो छवि है उसको एक नया लुक, एक नया विजन दिया। उस समय भारत की जो छवि थी वो गुलामों वाली थी, लेकिन उसने पूरे विश्व को दिखाया कि नहीं, भारत के पास ज्ञान का भंडार है। जो भी ज्ञान है पुरातन या नया, उसकी जड़ भारत है, अतः जड़ को सींचना आवश्यक है। अब भी भारत में ऐसे अनछुए ज्ञान पड़े हैं जिन पर अभी विश्व की दृष्टि नहीं पड़ी है। मेरे विचार से यदि पूरे विश्व को बचाना है तो भारत को बचाना होगा। मतलब अगर भारत बचा रहेगा, इसकी संस्कृति सभ्यता बची रहेगी, तो फिर ये पूरे वर्ल्ड को मतलब ये खाद पानी देता रहेगा। भारत अपने ज्ञान से पूरे वर्ल्ड को सींचता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि इसको बचाना मतलब भारत को, भारत के ज्ञान को बचाना है। भारत को बचाने का मतलब भारत के ज्ञान को बचाना है, इसकी संस्कृति को बचाना है। जो जिस संस्कृति में भारत के लोग रहते हैं एज इट इज उसको रखने की जरूरत है। उसमें मतलब कुछ कमी बेसी करने की जरूरत नहीं है। भाई जो अगर संस्कृत पढ़ा संस्कृत पढ़े, जो कुछ अपना पढ़ा वो पढ़े, जो अपना पूजा का कर रहा वो करे। तो इस प्रकार जो है करने की जरूरत है। तो मित्रों जो है, जो भारत की संस्कृति है, मतलब ये पूरे विश्व की एक ड्यूटी होनी चाहिए, मतलब ये जिम्मेदारी है कि जो भारत की जो संस्कृति है ये सबसे पुरातन और जीवंत संस्कृति सभ्यता है। और जिसका मूल वाक्य है आनो भद्रा कत्वो, ये लंबा श्लोक है लेकिन इसकी एक लाइन बहुत प्रसिद्ध है। आनो भद्रा कत्वो मतलब ज्ञान आना चाहिए, हर तरफ से ज्ञान आए। तो जो संसार है उसको भारतीय संस्कृति को जो है बचाना जरूर चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो ये विश्व का एक मतलब विश्व को ये जानना चाहिए कि अगर भारत की संस्कृति बची रहेगी तभी विश्व का ही कल्याण हो पाएगा। ठीक है।
और आनो भद्रा कतु का मतलब होता है हर तरफ से ज्ञान आए, मतलब ज्ञान हर तरफ से आए। तो ये बहुत बड़ी बात है, हम लोग ज्ञान की बात करते हैं, ठीक है, हम लोग ज्ञान को ऊपर रखते हैं। और भारत की सभ्यता संस्कृति को बचाने का मतलब है पूरे विश्व को बचाने, मतलब अगर ये सभ्यता संस्कृति रहेगी तो ये पूरे विश्व को कुछ ना कुछ देगी। आप समझिए कि मतलब उसकी ज्ञान में वृद्धि ही करेगी। तो इस प्रकार से मतलब जो है हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है बहुत ही पुरातन है, जीवंत है, और पूरे विश्व को मिलकर इसको इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसके मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। मित्रों, अब काउंट लुइस हेमन या कीरो के बारे में कुछ जानकारियाँ जो है आपको मैं देना चाहता हूँ, जिससे आपका अंग ज्योतिष में इंटरेस्ट बढ़ेगा और जो है रुचि होगी कि भाई ये कौन है, कहाँ से आए, कहाँ से इन्होंने सीखा, कहाँ से इन्होंने इतना नाम नेम कमाया। तो कुछ जानकारी जो कीरो ने स्वयं लिखी है थोड़ा मैं बताता हूँ आपको। कीरो की एक किताब है कन्फेशन मेमोयर्स ऑफ ए मॉडर्न सीयर। इसमें कीरो लिखता है, थोड़ा सा अपने बारे में जानकारी हम देना चाहते हैं आपको। कहता है कि हेनरी अष्टम, इंग्लैंड में जब हेनरी अष्टम राजा था उस समय ज्योतिष हस्तरेखा को शैतानी कार्य माना जाता था, मतलब उसको ऐसा कार्य माना जाता था जो शैतान लोग करते हैं, जो मतलब अच्छा नहीं माना जाता, मतलब क्रिश्चियनिटी में ये सब चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती थी। और कीरो इसके लिए एक वर्ड होता है हीथेन, उसको यूज करता है अपनी किताब में, जिसका अर्थ होता है विधर्मी या धर्म से अलग, मतलब जो धर्म के विरुद्ध कार्य करता। मतलब इंग्लैंड में उस समय जब हेनरी अष्टम राजा था तब ज्योतिष और हस्तरेखा का जो लोग प्रैक्टिस करते थे या जो उनका यूज करते थे उसको विधर्मी कहा जाता था, ठीक है, या शैतानी कार्य करने वाला या शैतान माना जाता था, ठीक है, धर्म से अलग करता था। फिर वो बताता है लिखता आगे कि जो उसकी माता थी वो फ्रांसीसी और ग्रीक मतलब मिक्सचर की थी, मतलब ब्लड की थी, और पिता जो थे वो नॉर्मन थे या नॉर्मेंडी एक राज्य है, नॉर्मेंडी, ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी एक हुए हैं, जिसकी तो लिखा है कि 1066 में ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी ने इंग्लैंड पे कब्जा किया था, ऐसा उसने लिखा है। और वो अपने को ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी के वंशज का बताता है, मतलब जो ब्लड है उसका वो वहीं से आया था। नॉर्मन जो होते हैं वो आयरलैंड के रहने वाले वाइकिंग, एक वाइकिंग लोग होते हैं, आप नेट पे सर्च करिएगा तो मिल जाएगा आपको। तो आयरलैंड के वाइकिंग जो होते हैं और जो फ्रांस या फ्रैंकिश किंगडम में सेटल थे, जो उसमें फ्रांस या फ्रैंकिश किंगडम में सेटल थे, उनसे जो है अपने को जो अपने पिता के पक्ष को जो ओरिजिन है वहाँ से वो मानता है वाइकिंग। कीरो लिखता है वो क्रिश्चियन और पैगान या पैगन PAGAN उसका वो मिश्रण है था। पैगान शब्द ग्रीक और रोमन के लिए यूज होता है, मतलब ग्रीक और रोमन के लिए पैगान शब्द यूज होता है जो बहुदेववाद में विश्वास करते थे। जैसे भारत में कई देवता होते हैं वैसे ग्रीक लोगों में भी कई देवता होते हैं, पानी के देवता, थंडर के देवता, जल के देवता, अग्नि के देवता। तो रोमन लोगों में भी बहुदेववाद का उसमें प्रचलन था। कीरो की जो माता थी वो मतलब ग्रीक और फ्रांसीसी की थी। तो वो जो माता थी कीरो की वो ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा में रुचि रखती थी, उसकी प्रैक्टिस करती थी। उससे संबंधित काफ़ी साहित्य उनके पास इकट्ठा था, मतलब उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था। और कीरो ने लिखा है कि जब वो 10 वर्ष का हुआ तब उसकी माँ ने कहा कि तुम्हारे दोनों हाथों में मिस्टिक क्रास है। कभी जब हस्तरेखा पे बात होती तो मैं बताऊंगा मिस्टिक क्रास का रहस्य। तुम्हारे दोनों हाथों में मिस्टिक क्रास है और इसलिए मेरे पास जो भी किताबें हैं, मतलब जो भी मैंने चीज़ें ज्ञान या किताबें गुरु ने इकट्ठा किया हूँ वो मैं तुमको आज सौंपती हूँ। खासकर हस्तरेखा में तुम्हारा बहुत नाम होगा, ऐसा मैं तुम्हारे हाथ में देखती हूँ। ऐसा उनकी माँ ने जब वो 10 वर्ष के हुए तब उन्होंने उनसे कहा। देखिए, एक माता की दुआ प्रार्थना विशेष के लिए अपने बेटे के लिए फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट, मतलब दिल से जो निकली थी दुआ, और वो जो 10 वर्ष का बालक ही था तो वो दुआ लगी, माता की दुआ लगी। और कीरो आगे चलकर विश्व का महानतम हस्तरेखा विज्ञानी, अंक शास्त्री बना। मतलब इससे बड़ा कोई नहीं हुआ मेरी नज़र में। जितना यश कीरो ने पूरी दुनिया में कमाया अभी तक वैसा कोई भी प्राप्त नहीं कर सका। शुरुआती दिनों में कीरो भारत आया, बॉम्बे में पहली दफ़ा आया था। वहाँ उसकी मुलाकात जोशी जाति के ब्राह्मण से हुई जो कीरो को अपने साथ अपने घर ले गए।
कीरो लिखता है अपनी किसी किताब में, कीरो लिखता है जब वो बॉम्बे में आया तो उसके पास कोई पैसा नहीं था, जो जहाज से उतरा तो सब पैसे उसके खर्च हो चुके थे, उसके पास खाने को पैसा नहीं था, वो समुद्र के पास बैठा हुआ था और वो भारत में किसी को जानता भी नहीं था, वो केवल ज्ञान लेने के लिए भारत आया था। और तभी एक जोशी जाति के ब्राह्मण जो काशी में किसी पहाड़ी पे उनका निवास था, वो लोग जो थे, जो ब्राह्मण थे जोशी, उसके पास आए, इंग्लिश में उससे मतलब बातचीत किया। और जोशी ब्राह्मण जो थे वो पारंपरिक रूप से जो थे वो हस्तरेखा जोशी का काम करते थे। कीरो वो अपने साथ उनको ले गए, कीरो उनके घर 2 वर्षों तक रहा। कीरो ने जोशी ब्राह्मण की भूरी भूरी प्रशंसा की है। जोशी ब्राह्मण ने कीरो को हस्तरेखा और ज्योतिषी की बारीकियां मतलब सिखाई, बहुत पूरा ज्ञान सिखाया। कीरो ने कई दफा भारत के ज्ञान की भूरी भूरी प्रशंसा की है, लेकिन मेरी नज़र में वो जोशी ब्राह्मण भी पूजनीय है जिसने 2 वर्षों तक कीरो को अपने पास रखा। मतलब जो ब्राह्मण था जिसने भाई भारत की जो संस्कृति सभ्यता क्या मतलब वो भाई ज्ञान हम लोग देते हैं, तो वो ब्राह्मण जोशी जो थे वो कीरो को लाए और वो ज्ञान दिया। तो ये ना भारत के लोगों का काम है ज्ञान देना, और उसको विद्या सिखाई। तो लोग मतलब कुछ भी कहें, लेकिन जो ब्राह्मण जोशी ब्राह्मण एज ए ज्ञान के संवाहक, मतलब ब्राह्मण लोग जो ज्ञान की तरफ रुचि रखते हैं, हर ब्राह्मण नहीं, जो ज्ञान वाले होते हैं, तो ब्राह्मण एज ए ज्ञान के संवाहक हमेशा भारत की संस्कृति और सनातन ज्ञान को पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम करते हैं और उसको अक्षुण्ण बनाए रखते हैं। मतलब वो जो एक ब्राह्मण जाति है, अब जाति कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, या जो लोग इस लाइन में हैं, किसी भी जाति के हों, अगर वो ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचाते हैं, वो मेरी नज़र में सब ब्राह्मण हैं, तो वो जो है वो एक मतलब ज्ञान को अक्षुण्ण बनाए रखने का काम करते हैं। ठीक है, तो कोई काम वो उन्होंने किया था, कीरो को ज्ञान सिखाया। मित्रों, अगले अंक में अंक ज्योतिष की गुण बातें, नाम के हिज्जे बदलना, मतलब कैसे नाम में स्पेलिंग चेंज करके आप अपने भाग को थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, और कैरियर रेखा एक हाथ में होती है उसके बारे में, वो कैसे नाम बदलने से ठीक हो जाती है, और जो लोग साइन करते हैं उसके स्पेलिंग चेंज करने से कैसे भाग में बदलाव आता है। और एक लोग हमें जानने वाले थे वो अपना साइन चेंज करने से उनकी कैसे जॉब लगी, और बहुत सी रहस्य की बातें हैं जो मैं अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राम।